नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट की सघन जांच यानी एसआईआर की घोषणा के साथ ही इसका फियर फैक्टर पश्चिम बंगाल में दिखने लगा है। एसआईआर की घोषणा के बाद से ही सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता धमकी भरे बयान देने लगे हैं। कोई दिल्ली में 1 लाख लोगों के साथ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को घेरने की बात बोल रहा है, तो कोई नेता बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही आग में झोंक देने जैसी हिंसक भाषा बोल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दीदी को एसआईआर से क्यों लग रहा है डर? अगर बंगाल में भी वोटर लिस्ट चेक हो जाएगी तो इससे ममता दीदी को ऐसा क्या नुकसान हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बंगाल की वोटर लिस्ट में एक ऐसा राज छुपा है जिसके उजागर होते ही ममता बनर्जी का सिंहासन डोल सकता है? सवाल यह भी है कि क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर भी इस देश में अब राजनीति होगी? सवाल यह भी है कि बीएसएफ को जमीन देने से लेकर एनआरसी और एनपीआर तक घुसपैठियों के खिलाफ चलने वाली किसी भी मुहिम को ममता बनर्जी सांप्रदायिक साजिश बताकर खारिज क्यों कर देती है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के बिना ममता की नैया चुनावी वैतरणी को पार नहीं कर सकती है? इसलिए आज पूरा सच में हम आपको इन सवालों के जवाब देंगे कि ममता बनर्जी अवैध वोटर्स के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय उनके लिए ढाल क्यों बन रही है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो टीवी पत्रकारिता में कहा जाता है कि किसी भी करंट अफेयर्स से जुड़े बुलेटिन को हमेशा ताजा खबर से शुरू करना चाहिए, लेकिन आज हम टीवी पत्रकारिता के इस फॉर्मूले को बदल रहे हैं। आज हम पूरा सच की शुरुआत एक 20 साल पुराने वीडियो से करेंगे, और यह वीडियो है ममता बनर्जी का। वर्ष 2005 में इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी संसद के अंदर कितने गुस्से में हैं। इतने गुस्से में कि वो ढेर सारे कागजों का पुलिंदा लोकसभा अध्यक्ष के आसन यानी कुर्सी पर फेंक देती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यह वीडियो हम आपको आखिर आज क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी आज यानी 2025 में एसआईआर का विरोध कर रही हैं। वो ना सिर्फ विरोध कर रही हैं बल्कि धमकी भरी भाषा का भी इस्तेमाल कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो का एसआईआर से क्या संबंध है। असल में बंगाल में 1977 से 2011 तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, और इन 34 सालों में लाखों लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में डाल दिए गए। तब ममता बनर्जी इसका जबरदस्त विरोध करती थी, क्योंकि वो तब विपक्ष में थी। 2005 में इसी मुद्दे पर आज से 20 साल पहले ममता दीदी ने संसद के अंदर बवाल काट दिया था। तब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि कम्युनिस्ट पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों के दम पर बंगाल में 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतती है। तब ममता बनर्जी मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाने के लिए इसकी जांच करवाना चाहती थी। और तो और तब ममता दीदी अवैध बांग्लादेशी मतदाताओं की पूरी लिस्ट लेकर संसद में पहुंची थी, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो भरी संसद में फूट फूट कर रोने लगी। यहां तक कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर गुस्से में फर्जी वोटर लिस्ट भी फेंक दी थी। देखिए कैसे ममता दीदी ने तब किया था हंगामा। Amanullah, this report should be submitted. I want to make that. You want to know it? No, sir. You want to know it? जब इस फरूक इलाज I want to make that. You want to know it? No, sir. You want to know it? जब इस फरूक इलाज तो यहां आपको यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि वोटर लिस्ट में अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में 21 जुलाई 1993 को युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। तब ममता दीदी कांग्रेस में हुआ करती थी, युवक कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई की अध्यक्ष थी। इस घटना से 2 साल पहले ही 1991 में बंगाल में हुए चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी को फिर से भारी बहुमत मिला था। लेकिन तब ममता का आरोप था कि इन चुनावों में धांधली हुई है और बड़ी तादाद में
बड़ी संख्या में घुसपैठियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में वोट डाले हैं। तो इस तरह ममता बनर्जी के इस प्रदर्शन पर तत्कालीन वामपंथी सरकार ने फायरिंग का आदेश दे दिए थे, जिसमें ममता बनर्जी के 13 कार्यकर्ता मारे गए, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। फायरिंग के दौरान हुई भगदड़ में खुद ममता को भी चोट लगी थी और उन्हें अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराना पड़ा था। और इसीलिए हर साल तब से लेकर अब तक ममता बनर्जी 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती हैं। लेकिन ममता की राजनीति आज बदल चुकी है। वो कभी चुनाव में सुधार की मांग करती थी, ये पुरानी बात है, लेकिन आज फर्जी वोटर्स के मुद्दे को वो कभी उठाती थी, लेकिन आज वही खुद ममता पर यह आरोप लगता है कि वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का बचाव करती है। तो देखा आपने, राजनीति के नफे नुकसान हमारे देश के नेताओं को कितना बदल कर रख देते हैं। ममता बनर्जी भी इसकी जीती जागती मिसाल है। जब वो विपक्ष में थी तो मतदाता सूची की जांच वो करवाना चाहती थी, और आज जब वो सत्ता में है तो एसआईआर का घनघोर तरीके से विरोध कर रही है। यहां तक कि ममता बनर्जी ने साम दाम दंड भेद सब आजमाना शुरू कर दिया है। उनकी सरकार ने एसआईआर से पहले ही 200 से ज्यादा अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें 67 आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। बीजेपी ने इस कदम को एसआईआर प्रक्रिया को विफल करने का प्रयास बताया है और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। वहीं टीएमसी ने इसे नियमित प्रशासनिक फेरबदल बताया है। इस ट्रांसफर लिस्ट में कई जिलों के डीएम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर वो जिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा घुसपैठिए होने की आशंका है। आपको बता दें कि एक बार एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद जिला मजिस्ट्रेटों को यानी डीएम को उनको हटाया नहीं जा सकता, उनका तबादला ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ममता सरकार ने ठीक चुनाव आयोग के पहले जो आदेश दे रहा था चुनाव आयोग, उसके ठीक पहले ये अपने आदेश ट्रांसफर के जारी कर दिए ताकि प्रशासनिक नियंत्रण सरकार के हाथ में बना रहे। उधर ममता के जूनियर नेता धमकी भरी भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। टीएमसी के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर यह दोहराया है कि एसआईआर लोगों को गलत तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर करने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में वास्तविक मतदाताओं के मताधिकार छीने गए तो 1 लाख लोग दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर का घेराव करेंगे। आप भी सुनिए अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा। एसआईआर वास्तव में पुनरीक्षण नहीं है, बल्कि यह मतदाताओं को सूची से बाहर करने और उनके मताधिकार से वंचित करने का एक तरीका है। उनका उद्देश्य बंगाल का अपमान करना और बंगालियों को बांग्लादेशी कहना और 2021 में बुरी तरह हारने के बाद मतदाताओं के अधिकार छीनना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर एक भी असली मतदाता का अधिकार छीना गया तो बंगाल के 1 लाख लोग नई दिल्ली के चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी 1 लाख लोगों के साथ नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय को घेराव करने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर टीएमसी नेताओं के भड़काऊ बयान लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में बर्धमान नॉर्थ से टीएमसी विधायक निशित मलिक ने भी खुलेआम धमकी दी है कि अगर एसआईआर के नाम पर किसी भी असली वोटर को हटाने की कोशिश की गई तो वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को आग लगा देंगे। इस धमकी के बाद ममता सरकार में मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने तो सीधे सीधे बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी हाथ पैर तोड़ देने की धमकी दे डाली। आप भी सुनिए ममता बनर्जी के करीबी मंत्री ने एसआईआर और सीए पर क्या कहा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ओर से यहाँ पर जो ऑल पार्टी मीटिंग था उसमें हम लोग आए और मैं स्पष्ट किया हूं हमारे पार्टी के तरफ से हम सब जो एक भी जेन्युइन वोटर का नाम अगर कटा तो हम लोग को एसआरआई का आप जितना भी करें उसका विरोध हम करेंगे। कर रहा है बीजेपी और आपका इलेक्शन कमीशन, इसका जो गठबंधन बन रहा है इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे। दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाएगा। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, जब तक ममता बनर्जी है बीजेपी का बाप का क्षमता नहीं है यहाँ पर एनआरसी करेंगे। तो असल में जब से बिहार में एसआईआर हुई है तभी से ममता बनर्जी को डर सताने लगा था। वो तभी से एसआईआर के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गई। बीजेपी का तो यह तक आरोप है कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग को डराने के लिए दंगों की भी धमकी दे रही हैं।
बीजेपी ने यह आरोप ममता के 8 अक्टूबर को दिए उस बयान के बाद लगाए हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी को कहा था कि आग से मत खेलो और जनता के आक्रोश के लिए तैयार रहो। आप भी सुनिए कि उस दिन ममता बनर्जी ने क्या कहा था। এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এজেন্সিগুলোকে যারা বিজেপির কথায় আজকে শুধুমাত্র রাজনীতি করছে, গৌরীকরণ করছে, শিক্ষা থেকে শুরু করে সংস্কৃতি থেকে শুরু করে ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে উৎসব থেকে শুরু করে সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে করতে যান, তারা কিন্তু দাঙ্গা থেকে শুরু করে আরো অনেক কেস আছে, सबकिछु किंतु बेरिए पड़ो। तो इस तरह की धमकियों के चलते ही बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी खुले तौर पर घुसपैठियों को वोटर बनाए रखने के लिए दंगे भड़काने की साजिश कर रही है। आप भी सुनिए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कहा। मित्रों, इंडी अलायंस की एक ही पहचान जुबान पे संविधान पर मन में वोट बैंक की दुकान, और इसके बहुत सारे मिल चुके हैं प्रमाण कि फिराद हकीम ने धमकी दी कि वो इलेक्शन कमीशन के पैर तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे अगर एसआईआर एक्टिविटी एक्सरसाइज की जाती है। स्वयं ममता बनर्जी ने कहा कि अगर एसआईआर किया जाएगा तो देश में और बंगाल में दंगे हो जाएंगे। पूरी एक सीरीज, एक श्रृंखला है कि जब से ये एसआईआर एक्सरसाइज शुरू हुई है या एसआईआर एक्सरसाइज अनाउंस हुआ है, तब से टीएमसी के नेता एक के बाद एक दंगे भड़काने की और किस प्रकार से माहौल बिगड़े और इलेक्शन कमीशन को धमकी देने की और अब तो जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी जो खुलकर बाहरी बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में, दूसरी टीएमसी जो खुलकर बाहरी को वोटर बना के रखने के लिए दंगे भड़काने की पूरी और साजिश और धमकी देती है। और इसीलिए आज बंगाल में मां माटी मानुष नहीं बल्कि केवल जिहादी, बलात्कारी और दंगाई सुरक्षित है। तो ममता बनर्जी बंगाल में वोटर लिस्ट की जांच से इतना घबराई हुई हैं कि वो कभी इसे बैकडोर से एनआरसी बताती हैं तो कभी इसे मुस्लिम विरोधी साबित करने पर तुल जाती हैं, कभी वो इसे बंगाली अस्मिता से जोड़ देती हैं तो कभी वो कहती हैं कि बिहार तो बहाना है, बंगाल ही असली निशाना है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वोटर लिस्ट की जांच से ममता दीदी इतना क्यों घबरा रही हैं। आइए इसे बिंदुवार ग्राफिक्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ममता बनर्जी की चिंता का मुख्य कारण बंगाल का 2026 का विधानसभा चुनाव है, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होगी। टीएमसी ने 2021 में 213 सीटें जीती थी, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। बंगाल में करीब 27% मुस्लिम मतदाता हैं, जो पूरी तरह से टीएमसी का सबसे मजबूत वोट बैंक माने जाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि इन्हीं मुस्लिम वोटर्स में एक बड़ी तादाद बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की है, जिनके नाम अवैध रूप से टीएमसी ने वोटर लिस्ट में दर्ज करवा दिए। अब दरअसल ममता दीदी को इन्हीं मुस्लिम वोट बैंक की चिंता सता रही है। अगर वोटर लिस्ट की जांच हुई तो लाखों की तादाद में अवैध घुसपैठियों के नाम कट सकते हैं, इसकी संभावना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे सीधे सीधे ममता बनर्जी को चुनावी नुकसान हो सकता है। उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे सीमावर्ती जिलों में सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठी होने का शक है और इस पूरे सीमावर्ती इलाके को टीएमसी का गढ़ माना जाता है। जाहिर है, वोटर कटे तो नुकसान ममता दीदी को ही होगा और बीजेपी के कुछ नेता ममता के इस विरोध को उनकी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी से जोड़कर देख रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी अपने खास वोट बैंक को बचाए रखने के लिए हमेशा एक खास समुदाय के पक्ष में वो खड़ी नजर आती है। इमामों और मुइज्जिनों को भत्ता देने का फैसला हो या अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात, ममता बनर्जी पर यही आरोप लगता है कि मुसलमानों के वोट पाने के लिए वो इन कदमों का सहारा लेती हैं। मिसाल के तौर पर ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए ही जनवरी 2024 में राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकरा दिया था, वो अयोध्या नहीं गई थी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में ना तो सीए और ना ही एनआरसी की अनुमति देंगी।
साल 2023 में हावड़ा में रामनवमी जुलूस पर मुस्लिम इलाके में हमला किया गया। उस समय ममता बनर्जी ने कहा था कि अभी रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने में मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते। ममता बनर्जी ने बंगाल में कुल 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया। इसमें से 118 जातियां मुस्लिम हैं। इसके अलावा ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से भारी दिक्कत, एलर्जी है। वो अक्सर इस नारे का विरोध करती हुई देखी गई है। ममता की पुलिस ने 2020 में कोलकाता में 44वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में हनुमान चालीसा बांटने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2017 में ममता ने कहा था कि हर रोहिंग्या मुस्लिम आतंकी नहीं है, उन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए। इसके अलावा 2017 में ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी। क्यों लगा दी थी? क्योंकि ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के अगले दिन मुहर्रम होने का हवाला दिया था और इसीलिए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने का फैसला किया था। तो राजनीतिक तौर पर जागरूक जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण कहीं होता है तो वो है पश्चिम बंगाल। और इस मुस्लिम तुष्टीकरण की पुरोधा है ममता बनर्जी। ममता दीदी की अगुवाई में बंगाल में मुसलमानों को खुश रखने के लिए वो सब किया जाता है जो शायद देश के किसी दूसरे इलाके में, दूसरे राज्य में नहीं किया जाता। और इसकी वजह है बंगाल में मुसलमानों की 27% आबादी। लोग कहते हैं कि 30%, 35% तक पहुंच गई है और यह आबादी साल दर साल तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर पश्चिम बंगाल के जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें तो 1951 में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी थी 19.8%। लेकिन 2011 के आंकड़ों के मुताबिक आज जो अभी हम मान लें कि 2011 के सबसे ताजा आंकड़े हैं तो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी है 27%। ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, मैं बार बार कह रहा हूं। यानी राज्य की जनसंख्या में जो मुस्लिम जनसंख्या है उसमें 7.2% की मुस्लिम हिस्सेदारी बढ़ गई है। 1951 में पश्चिम बंगाल में करीब 51 लाख मुसलमान थे। वहीं 2011 में मुसलमानों की आबादी है करीब 2.47 करोड़ और मैं फिर से कह रहा हूं यह संख्या और भी ज्यादा होगी, लाखों में और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। यानी करीब करीब 5 गुना की बढ़ोतरी मुस्लिम आबादी में हुई है 1951 से 2011 के बीच और 2025 तक तो भगवान मालिक है। अगर पूरे देश में इसकी तुलना की जाए तो आजादी के बाद से पूरे देश में मुस्लिम आबादी 4.3% बढ़ी है। वहीं बंगाल में बढ़ोतरी का यह प्रतिशत है 7.2। यानी पूरे देश के औसत के मुकाबले में बंगाल में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। और मैं बार बार फिर से कह रहा हूं अभी नई जनसंख्या के आंकड़े आना बाकी है। पश्चिम बंगाल में 1951 में जहां 78.7% हिंदू थे, वहीं 2011 में यह हिस्सेदारी घटकर 70.5% पहुंच गई है। यानी हिंदुओं की आबादी में पूरे 8.2% की गिरावट आई है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि नई जनसंख्या के आंकड़े आना बाकी है। और यह आबादी ऐसे ही नहीं बढ़ी है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में 1971 से लगातार बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए बस रहे हैं। 1977 से 2011 तक 34 साल तक रही वाम मोर्चा सरकार ने इस घुसपैठ को रोकने के बजाय घुसपैठियों को मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड उपलब्ध कराने के साथ साथ आवास, जमीन के पट्टे आदि भी दिए। इसके एवज में 2006 तक वाम मोर्चा को एक मुश्त, वामपंथी पार्टियों को एक मुश्त, एक साथ मुस्लिम वोट मिलता रहा। लेकिन पिछले 3 चुनावों से यह वोट बैंक ममता दीदी के टीएमसी के पाले में शिफ्ट हो गया है। इसलिए आरोप है कि इन अवैध घुसपैठियों को कई छूट मिली हुई है बंगाल में। आइए देखते हैं कि आखिर बंगाल में किस किस जिले में जनसंख्या का असंतुलन हुआ है। तो मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी है 67%। मालदा, इसकी मुस्लिम आबादी है 51%। उत्तर दिनाजपुर, यहां पर मुस्लिम आबादी है करीब करीब 50%। वीरभूम में मुस्लिम आबादी है 37%। दक्षिण परगना में है आबादी करीब करीब 36%। नदिया जिले में आबादी है 27% और कूच बिहार जिला जो है उसमें भी करीब करीब ये आबादी जो है वो 27% है। तो अब बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा और समझना होगा। देखिए हावड़ा में मुस्लिम आबादी है 26%। वहीं उत्तर 24 परगना में आबादी है 26% और दक्षिण दिनाजपुर में यह आबादी है 25%। तो ये वो जिले हैं, ये वो 10 जिले हैं जहां पर मुस्लिम हार और जीत तय करते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए, एसआईआर की घोषणा से ठीक पहले
ममता बनर्जी की सरकार ने इन मुस्लिम प्रभावित इलाकों, मतलब मुस्लिम प्रभाव वाले इन इलाकों में कई जिलों में डीएम बदल दिए। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार और वीरभूम के डीएम का तबादला यानी ट्रांसफर यानी स्थानांतरण कर दिया है। ममता दीदी पर यह भी आरोप लगते हैं कि वो बंगाल की सीमा से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने में बीएसएफ की मदद नहीं करती हैं। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 2200 किलोमीटर की बॉर्डर है, जिसमें से करीब 450 किलोमीटर इलाके पर इसलिए फेंसिंग बाढ़ नहीं लग पा रही है क्योंकि ममता सरकार इसके लिए बीएसएफ को जरूरी जमीन नहीं दे रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात इसी साल 27 मार्च को संसद में कही थी। हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है, उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे एसआईआर को लेकर कैसे इंडी गठबंधन में ही दिख रहे हैं अलग अलग सुर। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्टॉक मार्केट चैंप्स पैसा डबल करे। हाँ शर्मा जी, ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हाँ, पर आप लोग कौन? हम इस स्टॉक मार्केट फ्रॉड ग्रुप के मेंबर्स। और ये मास्टरमाइंड। बस अब आपको फंसाएंगे। और उसके लिए फेक स्क्रीनशॉट मैं बनाऊंगा और मैं फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स। और मैं फेक ऐप डाउनलोड करवाऊंगा जो बिल्कुल रियल लगेगी। शुरू में पैसा बनेगा और फिर लालची शर्मा और पैसा लगाएगा। उसके बाद शर्मा जी, स्कैमर बता के नहीं आता, पर आपके लालच का फायदा उठा के सब ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद।
MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और SIR को लेकर इंडी गठबंधन के दल भी अब अलग अलग सुर में बात करते नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस कह रही है कि वो SIR के विरोध में लड़ाई जारी रखेगी, वहीं सपा की रणनीति है कि SIR के दौरान पार्टी कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आप भी सुनिए प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के अलग अलग सुर। Yes, they've announced it in some other states also, and given how they've done in Bihar, and we have fought against it in Parliament and outside, everywhere we will continue to fight against it. क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं है SIR, बिहार में भी लागू हुआ और उस समय लागू हुआ जब चुनाव थे SIR बिहार में, जब उस समय लागू कर दिया तो अभी तो बहुत समय है हमारे पास, तो SIR लागू होता है तो ये अब संगठन की और पार्टी की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटर लिस्ट तक लाया जाए और चेकिंग की जाए, निरीक्षण किया जाए। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।